दोस्तों, आज जिस पार्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम आपने पहले भी ज़रूर सुना होगा। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर किसी को नाम भारी लगता है तो इसे बस हैदराबाद की ओवैसी पार्टी भी कह सकते हैं। हकीकत ये है कि आज पूरे इंडिया में जिस तेज़ी से इस पार्टी का नाम लिया जा रहा है, ये कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर आज से 10-12 साल पहले किसी ने कहा होता कि AIMIM हैदराबाद के बाहर चुनाव जीतेगी, तो लोग मजाक उड़ाते, हंसते और कहते कि ऐसी पार्टी सिर्फ हैदराबाद में ही चल सकती है। लेकिन वक्त बदलता है और ज़माना भी। आज इस पार्टी ने अपनी पहचान पूरे देश में बना ली है। हाल ही में आपने देखा होगा, बिहार 2025 के इलेक्शन में AIMIM के 5 विधायक जीत कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस पार्टी ने अपनी पहचान पूरे देश में बना ली है। चाहे लोकसभा की बात हो या अलग अलग राज्यों की विधानसभा की, इस पार्टी के मेंबर भले कम हो मगर चर्चा में ये हमेशा सबसे आगे रहती है। खासकर मुसलमानों से जुड़े किसी भी मसले पर जब भी बहस होती है तो लोगों की नज़र सबसे पहले इसी पार्टी के रुख पर जाती है। और इसके लीडर असदुद्दीन ओवैसी ये तो आज मीडिया डिबेट का लगभग फिक्स हिस्सा बन चुके हैं। जहां उनका भाषण होता है वहां की भीड़ देखकर अंदाजा हो जाता है कि पार्टी की लोकप्रियता किस लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, AIMIM की ये पहचान सिर्फ कुछ सालों में नहीं बनी। ये पार्टी कोई आज कल की नहीं है। इसका इतिहास इतना पुराना है कि आज भारत की बहुत कम पार्टीज होंगी जिनका बैकग्राउंड इतना लंबा और उतार चढ़ाव भरा हो। इस कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के आखिरी दौर से। उस वक्त जब भारत आज़ादी के करीब था और पूरे देश में 2 तरह की तहरीकें चल रही थी। एक वो लोग जो भारत के बंटवारे के खिलाफ थे और दूसरे वो जो इसके हक में थे। इसी उथल पुथल के बीच सन 1927 में हैदराबाद में एक संगठन पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM। इसे बनाया था नवाब महमूद नवाज खान ने। लेकिन 1938 आते आते इसकी कमान एक बहुत बड़े नाम के हाथ में आ गई, नवाब बहादुर यार जंग, जिनको लोग उस दौर में कायदे मिल्लत कहते थे। बहादुर यार जंग का ये ख्याल था कि हैदराबाद को एक अलग इस्लामी रियासत होना चाहिए जो इस्लामी कानून के हिसाब से चले। उन्होंने MIM के जरिए इसी आवाज़ को और बुलंद किया, मगर 1944 में उनकी मौत हो गई और फिर पार्टी की बागडोर कासिम रिजवी के हाथों में आ गई, जो रजाकार मूवमेंट के फाउंडर भी माने जाते हैं। अब 1947 आते आते भारत आज़ाद हुआ और देश की सभी रियासतों को ये हक मिला कि या तो वो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में जाए या फिर खुद को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दे। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एक आज़ाद रियासत रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हैदराबाद पूरी तरह भारत से घिरा हुआ था, यानी जियोग्राफिक तौर पर आज़ाद रहना लगभग नामुमकिन था। फिर 1948 में भारत ने एक सैन्य अभियान चलाया जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इसके बाद हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई और इसके साथ ही MIM पर भी पाबंदी लगा दी गई। रजाकारों पर कार्रवाई हुई और उनके लीडर कासिम रिजवी को जेल भेज दिया गया। कासिम रिजवी 1948 से 1957 तक जेल में रहे। रिहाई की एक ही शर्त थी, जेल से निकलते ही पाकिस्तान जाना पड़ेगा। पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें यह तय करना था कि MIM अब किसे सौंपनी है। इस मीटिंग में एक वकील भी मौजूद थे, अब्दुल वाहिद ओवैसी, और आखिर में सबकी राय से पार्टी की पूरी कमान इन्हीं को दे दी गई, यानी अब MIM ओवैसी परिवार के पास आ गई। ये वही अब्दुल वाहिद ओवैसी थे जो आगे चलकर असदुद्दीन ओवैसी के दादा कहलाए। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने पार्टी को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। सबसे पहले नाम बदला, MIM के आगे ऑल इंडिया जोड़ दिया गया, यानी अब ये AIMIM बन गई। सिर्फ नाम ही नहीं, विचारधारा भी बदल दी। जहां पहले पार्टी को एक्सट्रीम समझा जाता था,
वही अब इसे पूरी तरह इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया। एक तरह से ये पार्टी नई जन्मी थी। आगे चलकर 1975 में पार्टी की कमान इनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी के हाथों में आई, जिन्हें सालारे मिल्लत कहा जाता था। सलाहुद्दीन ओवैसी का मानना था कि मुसलमानों को सियासी ताकत बनना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने 1962 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। ये AIMIM के इतिहास में पहला विधायक था। फिर लगातार जीतते रहे और 1984 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। हैदराबाद की सीट पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि 2004 तक कोई उन्हें हिला नहीं सका। 2004 में उन्होंने खुद रिटायरमेंट लिया और अपनी सीट अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी को सौंप दी, जो आज तक लगातार जीतते आ रहे हैं। सलाहुद्दीन ओवैसी 2008 में इंतकाल कर गए और आखिरकार पार्टी की बागडोर आ गई उस बेटे के हाथ में जो कभी क्रिकेटर बनना चाहता था, असदुद्दीन ओवैसी साहब। और यही से पार्टी की किस्मत पलटनी शुरू हुई। असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में पार्टी की कमान आना सिर्फ लीडरशिप चेंज नहीं था, बल्कि पूरी पार्टी की डायरेक्शन बदलने जैसा था, क्योंकि उनके आने के बाद AIMIM ने अपने आप को सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रखा। जिस पार्टी को कभी हैदराबाद की लोकल पार्टी कहा जाता था, अब वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में अपने पैर फैलाने लगी। सबसे पहले 2014 में इस पार्टी ने हैदराबाद के बाहर पहली बड़ी जीत हासिल की। ये जीत छोटी नहीं थी, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि AIMIM किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। इसके बाद पार्टी ने अलग अलग राज्यों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर तमिलनाडु तक इस पार्टी ने कोशिशें की, कैंपेन्स चलाए और धीरे धीरे अपनी पहचान मजबूत की। आज हालत ये है कि तेलंगाना विधानसभा में इनके 7 विधायक हैं, महाराष्ट्र में 1 विधायक है और सबसे बड़ा झटका AIMIM ने बिहार चुनाव 2025 में दिया और 2020 में दिया, जब इन्होंने 2020 में एक ही चुनाव में 5 सीटें जीत ली। हालांकि बाद में उन 5 में से 4 विधायक दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन फिर भी उस वक्त का ये रिजल्ट पूरी देश की राजनीति का टॉपिक बन गया था। और वही लोकसभा में भी इनके 2 MP थे। एक पहले जो MP थे वो हैदराबाद से खुद असदुद्दीन ओवैसी थे और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जो अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहां से इम्तियाज जलील थे। यानी पार्टी ने धीरे धीरे अपनी नेशनल विजिबिलिटी बढ़ा ली है। लेकिन दोस्तों, जहां असर होता है वहां इल्जाम भी लगते हैं और यही बात AIMIM के साथ भी हुई। जैसे ही ये पार्टी अपने स्टेट की सीमा से बाहर निकली, उन पर एक नया टैग चिपका दिया गया, B टीम वाला टैग। मतलब कई सेक्युलर और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि AIMIM जब भी किसी एरिया में चुनाव लड़ती है, वहां सीधे तौर पर BJP को फायदा होता है। इसीलिए इन पर आरोप लगता है कि ये BJP की B टीम है। कई बार मीडिया डिबेट में जब भी ओवैसी साहब जाते हैं तो उनसे यही सवाल चिपक कर आता है कि आप किसी को कमज़ोर करने के लिए मैदान में उतरते हैं या आप चुनाव लड़ते ही वहाँ है जहाँ BJP को फ़ायदा हो। अब ये इल्ज़ाम कितने सही है कितने गलत, ये हर आदमी की अपनी अपनी राय का मामला है। कुछ लोग मानते हैं कि AIMIM मुसलमानों की आवाज़ उठाती है और इसी वजह से वो चुनाव लड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका उतरना विपक्ष का वोट काटता है। ये मुद्दा आज भी खुला ही है, लेकिन एक बात पक्की है कि AIMIM को पूरे देश में जो पहचान मिली है वो सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं, बल्कि एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी की वजह से है। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की राजनीति को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, मुसलमानों से जुड़े मसलों को नेशनल लेवल पर उठाना। दूसरा, गरीब और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को साथ जोड़ना। तीसरा, जहां माइनॉरिटीज़ की बड़ी आबादी है वहां अपनी पॉलिटिकल जगह बनाना और उनमें से किसी एक को लीडर बनाना। इसी वजह से आप देखेंगे कि AIMIM सिर्फ मुसलमान इलाकों में नहीं बल्कि दलित, OBC और दूसरे बैकवर्ड इलाकों में भी रैलीज और कैंपेन्स करती है। अब दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि AIMIM की पॉपुलैरिटी सिर्फ चुनावी प्रदर्शन की वजह से नहीं बढ़ी। सोशल मीडिया, स्पीचेस और फील्ड में कैंपेनिंग,
तीनों वजह से AIMIM एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे इग्नोरिंग करना अब मुश्किल है। असदुद्दीन ओवैसी की स्पीचेस आज भी मिलियंस में देखी जाती है। मीडिया डिबेट्स में उनकी मौजूदगी अपने आप में बड़ी खबर बन जाती है और जहां उनकी रैली होती है वहां की भीड़ कई इस्टेब्लिश्ड पार्टियों से ज्यादा नजर आती है। यानी AIMIM की शोहरत सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रही, ये अब पूरे इंडिया में फैल चुकी है। अब बात करते हैं एक और पहलू की। कई लोग AIMIM को सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी समझते हैं, लेकिन पार्टी खुद को एक सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी बताती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हर स्पीच में एक बात जरूर कहते हैं कि पार्टी का मकसद सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि सभी कमजोर तबकों की आवाज उठाना है, चाहे वो दलित हो, OBC हो या कोई और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इसी वजह से आपको AIMIM की रैलीज में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग नजर भी आते हैं। खासकर महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में ये ट्रेंड काफी बढ़ा। लेकिन पॉलिटिकल जमीन आसान नहीं होती। AIMIM को भी आगे कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इंडिया में नेशनल पॉलिटिक्स में जगह बनाना आसान नहीं है। कांग्रेस, BJP, SP, RJD, TMC, DMK जैसी बड़ी पार्टीज पहले से जमी हुई है। ऐसे में AIMIM कितना स्पेस ले पाएगी ये वक्त ही बताएगा। दूसरी चुनौती ये है कि पार्टी को अक्सर एक ही इमेज से लड़ना पड़ता है कि AIMIM सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और यही इमेज उनके विस्तार की स्पीड कम कर देती है। तीसरी चुनौती ये है कि हर चुनाव में अपोनेंट्स इन्हें बी टीम बोलकर टारगेट करते हैं और आलमी लेवल पर भी इस इल्जाम का असर लोगों की राय पर पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज तो साफ है कि AIMIM अब इंडिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल कन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुकी है। आज कोई भी बड़ी डिबेट हो, कोई भी बड़ा मुद्दा हो, AIMIM का एंगल उस डिबेट में जरूर उठता है। और सबसे बड़ी बात, चाहे कोई इनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां तक उनके दादा और उनके पिता का भी सिर्फ सपना था। यानी एक लोकल हैदराबादी पार्टी आज हिंदुस्तान की नेशनल पॉलिटिकल स्टेज पर खड़ी है, और ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। अब दोस्तों, आखिर में एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, AIMIM को लेकर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि पार्टी वाकई में माइनॉरिटीज की आवाज़ है, या फिर वो बी टीम वाला इल्ज़ाम आपको सही लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।